ये आपकी हुकूमत इनके ऊपर दस्तखत करके गई थी, तो अब इनकी मजबूरी है उनको फुलफिल करना। वो कहते हैं कि जो किया धरा है वो आपकी हुकूमत और आपका किया धरा है। अभी तो ये लोग जो आए हैं ये तो 75 तो ज़िमनी इलेक्शन ही 75% ज़िमनी इलेक्शन ही हार गए, तो इन पर कैसे एतबार करें। तो इस वक्त जो है मार्केट्स का, लोगों का, दोस्तों का एतबार उठ गया है हमारे से। कि इन्होंने आज तक तकरीरें क्या क्या की हैं और अवामी इशूज़ कितने उठाए हैं उस पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन इन्होंने 79 इजलासों में से सिर्फ 35 इजलासों में शिरकत की है और 44 इजलासों में ये गैर हाजिर रहे हैं। अब आ जाएं जनाब पीपल्स पार्टी पर। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े कह रहे थे कि पार्लियामेंट ही सारे मसाइल का हल है, उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं सिद्दीक जान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क में सियासी जो हालात हैं, मुआशी हालात हैं, इस वक्त पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन हम आगाज़ ही करेंगे, शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, और क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मुआशी बहरान है। शौकत तरीन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुनता हूँ जी। शौकत तरीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त हुकूमत ने नया एक बयानिया कि इन मुआशी हालात का हल इलेक्शन नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो आके सबको एक साथ बिठाए और 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप एक दफा फिर रिपीट करें क्योंकि आप कट गए थे। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुकूमत ये कहती है कि मौजूदा जो मुआशी हालात हैं इनका हल इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन से हालात मजीद गंभीर होंगे, या तो इसी हुकूमत को चलने दिया जाए बल्कि इसको 1 साल और तोसी दे दी जाए सेटअप को, या फिर यह है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए वो मुश्किल को संभाले, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकता। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो ही हुकूमत संभालें। तो इनका ये कहना कि ये जो है टेक्नोक्रेट्स आ जाए, ये तो गैर आईनी बात है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ये जो है इस वक्त जो बहरान है वो पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है, उसने ये जो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया है। हमारे वक्त में जो हमारी इकॉनमी थी वो जो मार्च में हम छोड़ के गए हैं, तो वो तो इनके खुद इनकी अपनी वो जो इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने छापा था मई में, हम तो छोड़ के चले गए थे, इनके अपने लोगों ने वो छापा था जिसमें कहा था पिछले 17 साल के बीच में ये पिछले 2 साल की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, सबसे बेहतर है। मतलब रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ हुई थी, एग्रीकल्चर की भी, इंडस्ट्रीज की भी, सर्विसेज की भी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, रिकॉर्ड हमारी टैक्सेशन थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, और 3 साल में 55 लाख नए मतलब एम्प्लॉयमेंट से हमने क्रिएट की थी। वो सारा और रुपया जो था स्टेबल था, और ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो उस वक्त की इन्फ्लेशन थी वो भी 12% थी, 12.2%। और अब जो है अगर आप देखें जब से इन्होंने ये संभाला है, और हमने पहले भी कहा था, सबको कहा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना लाएं, तो उससे जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और वही हुआ। अब आपकी इन्फ्लेशन जो है वो उससे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो 25.5% कर रही है, और जो आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो 30-35% तक की चली गई। बल्कि ये है कि 1 साल के जो आटा है, घी है, ये बिजली है, ये टमाटर हैं वगैरह, वो तो 100% से ऊपर है पिछले साल से। तो किस तरह ये कह सकते हैं कि जनाब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने कि मतलब वो ये जन्म नहीं दिया इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। शौकत तरीन साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कहते हैं कि उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कही थी, और फिर आप भी गए थे जनरल बाजवा साहब के पास और आपने उनको समझाया भी था कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, हुकूमत को आप घर भेजेंगे तो मुआशी बहरान आ जाएगा। तो आपको सर बाजवा साहब ने क्या जवाब दिया था? ये कहा था कि नहीं ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी, या उन्होंने कहा था कि नहीं बस जो भी आएगा वो भी संभाल लेंगे? नहीं, मुझे तो बड़े पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था बिल्कुल होगी। तो फिर क्या वजूहत हुई कि नहीं हुई तो वो और बात है। लेकिन एक और बात भी आपने कही थी कि अभी इससे पहले के नए इलेक्शन जो हैं वो क्यों स्टेबिलिटी लाएंगे? वो इसलिए स्टेबिलिटी लाएंगे कि जो मार्केट्स हैं
जो हमें जो पैसे देती हैं, या फिर जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, या फिर हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो सारे वो देखेंगे कि एक हुकूमत 5 साल के लिए आई है, वो स्टेबल है और उनके साथ बिजनेस किया जा सकता है। अभी तो ये लोग जो आए हैं, ये तो 75 तो ज़िमनी इलेक्शन ही 75% ज़िमनी इलेक्शन ही हार गए, तो इन पर कैसे एतबार करें? तो इस वक्त जो है मार्केट्स का, लोगों का, दोस्तों का एतबार उठ गया है हमारे से। इसलिए जब आपके पास वो आपके बीच में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो बड़ा सिंपल है ना, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इकॉनमीज आगे बढ़ती हैं, और इकॉनमी जो है वो बगैर इन्वेस्टमेंट के तो नहीं बढ़ती ना। यहाँ तो उल्टा हिसाब है, यहाँ तो लोग पैसे फैक्ट्रियाँ बंद करके लोग पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। ये बताइएगा सर कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं या इसहाक डार साहब हैं, वो मुसलसल ये बात कहते हैं कि ये जो IMF की कड़ी शराइत हैं, ये आपकी हुकूमत इनके ऊपर दस्तखत करके गई थी, तो अब इनकी मजबूरी है उनको फुलफिल करना। वो कहते हैं कि जो किया धरा है वो आपकी हुकूमत और आपका किया धरा है। जी बिल्कुल, उनको कहा 6th रिव्यू पढ़ लें, उसमें क्या थे शराइत थी, और वो अब की जो शराइत है वो देख लें। हमारी ₹2.40 हमने बिजली से बढ़ानी थी जुलाई में, 150 बिलियन हमने बढ़ाना था, अपना टैक्सेस इंक्रीज करने थे, जो हम उससे ज्यादा कर रहे थे। उसके बाद ये बाकी जो तूफान बदतमीजी है, वो इनके जो आए हमारे जो बहुत ही काबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने आके वावेला मचाया कि फिस्कल डेफिसिट जो है, वो खसारा जो है वो तकरीबन 6,400 अरब पे हो जाएगा। हालांकि वो 9 महीने में सिर्फ 2,600 अरब पे था। इन्होंने कहा 3 महीनों में ये 3,800 और हम खसारा हो जाएगा। लोग घबरा गए, मार्केट घबरा गई। फिर उन्होंने कहा डेफिसिट जो कि 13 अरब रुपए था 9 महीनों में, वो 22 अरब हो जाएगा। लोगों ने कहा वाह, इसका मतलब है 9 अरब डॉलर इनको और चाहिए होंगे। मार्केट बिल्कुल बितक गई, रुपया नीचे आना शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने डॉलर को संभालने शुरू कर दिए, और आपके जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, डिस्काउंट रेट भी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, तो एकदम एक किस्म से क्राइसिस आ गया। तो उसकी वजह से फिर तो है जी सर जी आप कंप्लीट कर लें जी। तो उस वक्त IMF ने कहा कि भाई इनके साथ तो भी हम अगर करेंगे तो सख्त शराइत के साथ करेंगे। तो उन्होंने जो बिजली की कीमतें भी दबा के बढ़ा दी। उन्होंने इनको कहा कि जी आप ये भी करें, अपना ये जो रेवेन्यूज भी बहुत बढ़ाएं। हालांकि ये कोई मूड में नहीं थे कि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाने, तो सारे तो इनकी कंडीशन इनकी वजह से है जी। बोले सर, ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये क्या वजह है कि डॉलर की जो इंटरबैंक जो की कीमत है और जो ओपन मार्केट में 40 से 50 रुपए का फर्क है, इसकी वजह क्या है आपके नजदीक? क्योंकि आपने जो इंटरबैंक को रोका हुआ है। आप देखें कि इंटरबैंक क्या होता है। इंटरबैंक ये होता है जो आपके जो बैंक्स हैं आपस में जब उनको वो डॉलर्स जो एक किस्म से ट्रेड करते हैं, और क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कम है, तो हम जब कमी होती है डॉलर्स की, तो हम स्टेट बैंक से जाकर ले लेते थे। स्टेट बैंक ने वो डॉलर देने बंद कर दिए, और जब डॉलर बंद कर दिए तो जाहिर है उसको तो आपने उस रेट को तो रोक दिया, लेकिन लोगों ने जाके अपने जो चीज़ें बिजनेसेस तो करनी है, वो फिर जाके बाहर के मार्केट से पैसे ले रहे हैं, और वो जो रेट है वो एकदम वो यही होता है। जब आपकी ये आप कदन लगाते हैं रेट्स के ऊपर, तो दूसरा जो इनफॉर्मल रेट है वो एकदम बढ़ जाता है, वो 260 पे चला गया। तो अब उसके साथ एक बड़ी डबल वैमी हो रही है। वो ये हो रही है कि जो रेमिटेंसेस थी, जो वर्कर हमारा भेजता था, उसको अगर 40 रुपए का फर्क नजर आ रहा है या 30 रुपए का फर्क आ रहा है, और उसने $200 भेजने होते हैं, वो 6,000 रुपया क्यों ना कमाए। तो वो अब आप देखेंगे रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गई हैं और गिरेंगी। एक्सपोर्ट्स में भी यही मुश्किल है, लोगों ने अब स्प्लिट करना शुरू कर दिया है और एक्सपोर्ट्स भी आप गिर रही हैं। तो इसलिए होगा, इसलिए अभी आप दिसंबर में देखा होगा कि जो हम मार्च में छोड़ के गए थे, उससे अब तक रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में $2 बिलियन पर मंथ का फर्क है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते 12 से, तो ये $24 बिलियन का तो यही नुकसान है आपको। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब। आप मौजूदा जो मुआशी हालात हैं उन पर अपना
तजिया और कुछ फैक्ट्स आप बता रहे थे हमारे नाज़रीन को। नूर अरफीन साहब हमारे साथ हैं। नूर अरफीन साहब, आपने मुआशी हालात जो बता रहे थे शौकत नदीम साहब, उनसे भी सुना। चले, उनका तो कोई कह सकता है कि यार इनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, इसलिए वो इस तरह की मुआशी हालात की तस्वीर जो है, पिक्चर जो है वो बयान कर रहे थे। लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि मुआशी हालात क्या हैं, और साथ ही इस वक्त जो आवाम के जो हालात हैं, मुश्किलात हैं, वो भी आपके सामने हैं, चाहे वो आटे का मामला हो, चाहे वो बिजली के बिल हों, दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं जो कि रोज़ खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक तरफ सियासी क्राइसिस है, एक तरफ मुआशी क्राइसिस है। तो इस मुआशी क्राइसिस के साथ जो आप हमेशा अपने प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में बात करते हैं कि इलेक्शन आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल ठीक है इलेक्शन ना हो, लेकिन इन मुआशी हालात के साथ हुकूमत कैसे अपना वक्त जो है वो पूरा करेगी? ना सिर्फ अपना वक्त पूरा करेगी बल्कि वो तो आगे भी इस वक्त को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। आवाम का क्या बनेगा? मेरे भाई, सबसे पहली बात यह कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने खान साहब का एक बयान देखा टेलीविज़न पे। उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इससे मेरे उस बयान की तस्दीक भी हो जाती है जिसका जिक्र अभी आपने किया। आपने दूसरी बात की कि इस दिगरगू सूरत हाल में जबकि आवाम रोटी को, आटे को तरस रहे हैं, आवाम का क्या बनेगा, हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो इमरान खान साहब का बयान भी शुरू में यही था कि मुझे पता नहीं था कि हालात इतने ख़राब हैं। आगे चल करके उनको बहुत सारी बातों का पता चलता चला गया और उसके बाद फिर हमें भी बहुत सारी बातें पता चली। ये हुकूमत जो है ये पता चलाने के लिए नहीं आई। पहली बात, आप अपने तज्जियों में जो बात कहते हैं ये बात अभी तक की तारीख से तो दुरुस्त है कि ये हुकूमत अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आई है और हुकूमत के केसेस कामयाबी के साथ सेटल्ड इन्वर्टेड कॉमाज में हो गए हैं। तो ये हुकूमत अभी हुकूमत करने के लिए नहीं आई। पहली बात, हुकूमत का टेन्योर शुरू होगा पूरा 5 साल, पूरा 5 साल जब वो अगला टेन्योर शुरू होगा ना, तब से आपका डे 1 से गिनती गिनना शुरू कीजिएगा। जो भी हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की, उस एक दिन से हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को काउंट करेगी। ये सब तो एक आप यूँ समझिए कि जैसे नेट प्रैक्टिस के लिए इनको मौका फराहम किया गया है। ये हुकूमत नेट प्रैक्टिस के लिए आई है। रह गई बात अवाम की सूरत हाल की, मेरे भाई यहाँ कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई की हो, नून लीग की हो, यानी पीपल्स पार्टी की हो, किसी और सियासी जमात की हो, यहाँ कोई हुकूमत अवाम की हालत को सुधारने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो लूप में हुकूमती वज़रा शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन लोगों की जो है वो शबी नज़र आ रही थी। मुस्कुराहटें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। ये मुस्कुराहटों भरी फुटेज सिर्फ आपको उस वक्त नज़र आती है कि जिस वक्त कोई हुकूमत, कोई जमात इक़्तिदार में होती है, और जैसे ही उसको इक़्तिदार से देश निकाला मिलता है वैसे ही फिर उसकी बातें, उसके जुमले, उसके बयानात वो अवाम दोस्ती पर मबनी हो जाते हैं। फिर उसे अवाम की हालत जो है वो ख़तरे में दिखाई देने लगती है। ये अभी इस वक्त आवाम का एहसास करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, इनके अभी और बहुत सारे दीगर काम हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, कल सुबह एक बैंक मैनेजर साहब को भी मैंने ये बताया, शाम को एक और साहब को बताया, आज अभी आते हुए एक और साहब से मेरी बात हुई, और अब मैं ऑन एयर आपके ज़रिए नाजरीन को भी ये बता दूं, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आप खातिर जमा रखिए, माशी आदाद शुमार चाहे जितने ख़राब हो जाएं, उसकी एक वजह है। मैं मईशत दान नहीं हूँ, मुझे शौकत तरीन साहब की जितनी गुफ्तगू है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर के कई फुट ऊपर से गई है, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। इस मुल्क से जिसका दाना दुनका वाबस्ता है ना, ये जितने लोग आपके और मेरे ऊपर मुसल्लत हैं, ये मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो इन सब की दुकान, इन सब की दुकानदारी, इन सब की लुटिया डूब जाएगी। और अगर ये हुकूमत ही ना रही, ये मुल्क ही ना रहा, मैं और आप ही ना रहे, तो ये हुकूमत काहे पे करेंगे मेरे भाई? खातिर जमा रखिए, ये मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा, घसीट घसीट के, रगड़ रगड़ के, क्रॉलिंग करता हुआ। इस मुल्क की हालत कभी बेहतर नहीं होगी, बदतर जरूर हो सकती है। ममनून हुसैन साहब अल्लाह गरीक़ रहमत करे, देखिए बिल्कुल ये दुरुस्त कहा, लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको आपको भी पता है कि उनके असासे जायदादें कहाँ पे हैं, उनके बच्चे कहाँ पर हैं, उनका ख़ानदान कहाँ पर है, और उनके बहुत से मफादात कहाँ पर हैं। लेकिन बात यह है कि आप अनाउंस ना करें चाहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, होगा नहीं होगा, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि जनाब जो हमें चलाना चाहते हैं
जो हमसे बातें मनवाना चाहते हैं वो हमें जब भी हम डिफ़ॉल्ट होने लगेंगे वो इतना पैसा ज़रूर हमें दे देंगे कि हम कुछ अर्सा और निकाल जाएँ और फिर उस दौरान हम उनकी जो बातें वो हमसे मनवाना चाहते हैं वो हम मान लें। लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी के लिए तो मुल्क इससे बड़ा और डिफ़ॉल्ट अब क्या कहेंगे कि एक घर नहीं चल रहा, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, इस मौसम में लोड शेडिंग हो रही है, गैस का बहरान है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटे की कीमतें आपके सामने हैं। इस वक्त इलाज लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहा, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, सरकारी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में वालिदैन डाल रहे हैं, घरों के किराए नहीं दे पा रहे। तो बात यह है कि एक आम आदमी के लिए तो डिफ़ॉल्ट मुल्क हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने, रियासत ने जो वादे उससे किए हुए हैं आम आदमी से कि आप हमें टैक्स दें, उस टैक्स के बदले हम आपको इंसाफ फराहम करेंगे, जो आगे आपकी एक स्टोरी भी है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। यहाँ पे तो जो मुहाफ़िज़ हैं वही कातिल बन गए हैं। आपको जनाब वो फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको इलाज की सहूलियात मिलेंगी, आपको जो है वो दीगर जो एक शहरी के जो हकूक़ हैं, जो आइन ने वादा किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं मिल रहा। टैक्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, चीज़ें आप महंगी करती चले जा रहे हैं, फिर फोकस आपका है नहीं, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और जो दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है उसको भी आप अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब क्योंकि अब दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है तो इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बात यह है नूरुल आरफीन साहब, ये बताइए कि आम आदमी के लिए क्या आपको अगले 6-8 माह में या अक्टूबर तक, जब तक इस हुकूमत की मुद्दत है, कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई एक आध उनकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी? आम आदमी की ज़िंदगी में एक जुज़वी आसानी या मौहूम सा एक रे ऑफ होप उस वक्त आएगी जब नवाज शरीफ को आना होगा। नवाज शरीफ के आने से पहले ये हुकूमत अवाम को तवानाई का एक मसनूई टीका लगाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मसनूई रिलीफ आवाम को दिया जाएगा ताकि हुकूमत की शान में मिदसराई का एक माहौल बनाया जाए। वो प्रोपेगेटर्स जो हुकूमत को चलाते चले आ रहे हैं मीडिया पर, वो बैठ कर के हुकूमत की अवाम दोस्ती का बाजा बजाएंगे, बताएंगे कि देखिए कितना आवाम को रिलीफ दिया गया है। मैं एक साहब से बात कर रहा था, वो नून लीग से बहुत ज़्यादा करीब है, बल्कि साफ बात करता हूँ, नून लीग के प्रोपेगेटर हैं। उन्होंने कहा कि आप यकीन कीजिए अगला साल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साल होगा और उसमें आप देखिएगा कि जो है वो आवाम को बिजली की कीमतों में भी रिलीफ मिलेगा, डॉलर की कीमत भी नीचे आ जाएगी। और उसके बाद जब 2-4 सवाल मेरी तरफ से मज़ीद हुए तो उन्होंने उसके बाद फिर अपनी राह ली। जनाब मन, ये सब अवाम दोस्ती के नकाब में ये इनका एजेंडा कुछ और है। अवाम से दोस्ती किसी की नहीं है। ये जो जमहूरियत मेरे और आपके ऊपर मुसल्लत की गई है, नाफिज की गई है, अवाम से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ कोई नहीं। आप देखिए, कल एक साहब का मैं बयान सुन रहा था, वो बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान जाते जाते पाकिस्तान को दहशतगर्दी का तोहफ़ा दे गया। हो सकता है इस बयान में कोई कमी बेशी की गुंजाइश ना हो। पिछली हुकूमत ने जितनी लफ्ज़ों की जलेबियाँ बनाई और उससे मामलात को सुधारने की कोशिश की, वो एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये उस हुकूमत का एक आदमी कह रहा है कि जिसने अपने 6-8 महीने में आने के बाद कोई तीर तोप तलवार नहीं चलाया, कोई कुछ नहीं किया। हमारी दोस्ती जो है वो हमारे अपने अवाम से ज़्यादा अफ़गानियों से है। आप देखिए, कल के अखबार में भी एक ख़बर शाया हुई थी और वो अंदर के पेजेस में ख़बर शाया करके समझते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वहाँ बॉर्डर पर अफगानिस्तान से हम पर मुसलसल साहब, क्योंकि हमारे इस सेगमेंट का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है और मुख्तसर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नूरुल आरफीन साहब से आरफीन नामा में सुनेंगे और नूरुल आरफीन साहब बताएंगे कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बता रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो का मिशन वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, तो शहर कायद कराची जहाँ पर सिंध हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर कैसे वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और वहाँ की पुलिस क्या कर रही है। आरफीन नामा में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक। वक्त हुआ आरफीन नामा का। जी नूरुल आरफीन साहब। जी में शहरियों का क़िताल जारी है। पहले डाकुओं के हाथों कराची के शहरियों की शामत आई थी और अब कराची के अपने थानेदार, कराची के अपने मुहाफिज, सो कॉल्ड मुहाफिज, जो वर्दी में कराची के शहरियों पर तबाह आजमाई करने का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं।
गुलिस्तान जौहर कराची में, ये पढ़िए, गुलिस्तान जौहर कराची में ये सानहा पेश आया है। शाहीन फोर्स के 3 लफंगों ने, अहलकार नहीं 3 लुच्चे लफंगों ने उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने एक जवां साल आदमी को ताक़ुब करके बाकायदा इशारा दिया रुकने का, वो रुका नहीं, और ये इतना बड़ा जुर्म था कि जिस जुर्म की पादाश में उसको चेज़ करके बाकायदा काफ़ी दूर जा कर के नोमान एवेन्यू में घुस करके, फ्लैटों में घुस करके, और उसकी कमर पर निशाना लेकर के गोली चलाई गई। बंदा बार बार गोली न चलाने की दरख्वास्त करता रहा, लेकिन ये हैं वो 3 बदबख्त, ये हैं वो 3 पुलिस वाले जिन्होंने उस एक मजलूम को चश्म ज़दन में इस जहां की सरहद से पार कर दिया, ये सोचे बगैर कि उसके पीछे रोने वाली आंख है तो किस किस की। ये अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मेकअप रूम में था, मैंने देखा इन 3 बदबख्तों को, इन 3 कातिलों को, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये अदालत में चलते चले जा रहे थे। ये है वो तस्वीर जिसमें बाकायदा चेज़ करके, और आपको नज़र आ रहा है कि इस बंदे को शॉट लिया गया है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये तीनों बदबख्त अदालत में घूमते फिरते नजर आ रहे थे, हथकड़ियां इनके हाथ में ज़रूर थीं, लेकिन जैसे ही मैंने इनको अदालत में देखा, मैंने फ़ौरन शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है ये मामला अदालत में गया, अब इनको बरी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई माई का लाल नहीं जो अब इनको सजाए मौत दे सके। इसलिए नंबर 1 आपकी फोर्स का मोरल डाउन हो जाएगा, और नंबर 2 आपके साथ अगर ये मामलात अदालत में होंगे तो फिर शहरियों को, मतलब आप समझें, फिर मामलात में आधी बात करके आधी बात स्किप कर रहा हूं, क्योंकि दूसरी बात अगर मैंने कर दी तो फौरन मेरा ख्याल है वो आज़ाद वाले जाग ना जाएं, किसी और मौके पे जागे ना जागे, मेरी बात सुन करके ज़रूर वो जाग जाएंगे। जनाब मन, इसकी फुटेज होगी यार, इसके बच्चे की फुटेज, जो इसकी वालदा की फुटेज जो मैंने कहा था वो ज़रा निकलवाएं, वो ज़रा लगवा दें, ज़रा देख लीजिए। ये ओ यार अल्लाह के बंदे, ये जावेद नहारी की फुटेज है यार, कोई खुदा का खौफ करो। मैं जी, ये है वो मासूम बच्चा जिसको यतीम किया है इन 3 बदबख्तों ने, रावणवार के इस जो है वो मौजूदा चश्मो चरागों ने। इस बच्चे को पता भी नहीं कि इसके सर से जो है वो छत छीन ली गई है, इसके सर से एक अमान, एक साहिबान छीन लिया गया है। इसकी माँ अभी रो रो करके चीफ जस्टिस को दुआइयाँ दे रही थी, बात बड़ी सीरियस थी, लेकिन मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा लो, चीफ जस्टिस को बुला रही है, चीफ जस्टिस के करने के यहाँ बहुत सारे काम हैं, वो काम अभी तक पेंडिंग है, अगर चीफ जस्टिस इस काम में चले गए तो फिर तो हो गया। अल्लाह ताला इस बच्चे को, परवरदिगार आलम, इसके मामलात में आसानी फरमाए। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये वाहिद बच्चा नहीं है, रावणमार ने इस तरह के न जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया, ऐसी नामालूम कितनी औरतें अपने जिगरगोशों से महरूम कर दी गईं, लेकिन ना किसी चीफ जस्टिस को वो आई जो आनी चाहिए थी, ना इस मुल्क के किसी ठेकेदार को, किसी चौधरी को वो आई जो आनी चाहिए थी। सब सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ किसी का लाल किसी कालिब में किसी भी चौक चौराहे पर मार दिया जाए। मैंने कल दिखाया था आपको और बताया था कि कराची का मौजूदा गवर्नर जो गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हैं, उन्होंने फरमाया था कि अब अगर इस किस्म की कोई हरकत हुई तो मैं थाने पहुंच करके बैठ जाऊंगा और उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक अमला मुअत्तल नहीं हो जाता। और गवर्नर की हालत ये, अब चलाओ जावेद नहारी की वो फुटेज, कल रात की ये फुटेज है, गवर्नर के गुलछर्रे खत्म नहीं हो रहे। कल रात, परसों रात को उन्होंने गवर्नर हाउस में एक मुशायरा झेला था, अवाम के दुख में उन्होंने मुशायरा मुनक्किद किया, बाकायदा महाजिरों के मसीहाओं को ऑन बोर्ड लेकर के। ये जावेद नहारी है जहां पे बदतरीन ट्रैफिक जाम सिर्फ इस जुर्म में कि गवर्नर का दिल नहारी खाने के लिए चाह रहा था। पूरी पहली फ्लोर को खाली करा करके गवर्नर साहब को एंटरटेन किया गया, कई किलोमीटर दूर तक लोगों को जूते मारे गए, ट्रैफिक जाम हो गया। और गवर्नर का इकबाल तो अल्लाह ताला सदा बुलंदी करे। कराची में गवर्नर की बदमस्तियां जारी हैं, पुलिस के हाथों शहरियों की जिंदगियों का किताल जो है वो चलता चला जा रहा है। गवर्नर अभी तक मेरा ख्याल है उनको इत्तला नहीं मिली, वरना वो यकीनन थाने पहुंच करके और वहां धरना देते या ना देते, लेकिन मेरा ख्याल है वहां नारी मंगा लेते। परवरदिगार आलम इस एक बच्चे को जो दागे यतीमी देखना नसीब हुई है, अल्लाह ताला इस माँ को जो इसका बेटा छीना गया इसको सब्र जमील और अजर अजीम अता करे, क्योंकि मेरा ईमान है इस रियासत में इस मजलूम माँ और उस मासूम बच्चे को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल आपने ये बताया कि ये नूर अरफीन साहब आप भी जानते हैं ना, तो ये कोई पहला वाक़या है ना ये आखिरी वाक़या है। उसकी वजह यह है जो आपने खुद बयान की कि बदकिस्मत से कातिल बरी हो जाते हैं, कार्रवाइयाँ होती नहीं हैं सिर्फ इस बात पर कि जनाब कार्रवाई होगी। पहले आपने देखा पंजाब में भी जब CTD के हाथों वो बेगुनाहों का कत्ल हुआ
तो ये कहा गया कि अगर हम CTD के एहलकारों को सज़ा दे देंगे तो जो फोर्स है उसका मोरल डाउन हो जाएगा। ये बहुत बदकिस्मती है हमारी। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी में और बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने कल इमरान खान को कहा कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि ईवान में आ जाओ, सियासतदान बनो, आके पार्लियामान का हिस्सा बनो और पार्लियामान में बात करो। हम अभी आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे कि पार्लियामान को किस तरह से बेवकूफ़ किया गया, लेकिन पहले सुनिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आने के हवाले से क्या कह रहे हैं। ये आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन के ऐसे लगा कि पार्लियामान में वापस आना ही अवाम के मसाइल का हल है और पार्लियामान, हमारी पार्लियामेंट जो है वो इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे काम हो रहे हैं अवाम के लिए। अगर इमरान खान वापस आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ वापस आ जाती है तो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद हमारे जो कंटेंट सेल है इस्लामाबाद का, MB सोमरो साहब ने जो पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, वहाँ से बड़े ज़बरदस्त उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं। क्योंकि मुझे भी बताया जा रहा है कि लास्ट मिनट है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताता चलूँ कि हमने जो फैक्ट्स निकाले हैं, जो फिगर्स निकाली हैं, जो इनकी हाज़िरी की डिटेल्स निकाली हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, जो दीगर पार्लिमानी लीडर्स हैं, ये कितना पार्लियामेंट को सीरियस लेते हैं, ये कितना पार्लियामेंट में जाते हैं, इस पर अलग से किसी वक्त स्टोरी करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से कानून पास करवाएं और उससे आवाम को कितना फ़ायदा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये खुद पार्लियामेंट को कितना सीरियस लेते हैं, कौन पार्लियामेंट में कितनी बार गया है, इस हवाले से जो MB सोमरो साहब की स्टोरी है, जो उनकी रिसर्च है डॉक्यूमेंटेड, उस पर ब्रेक के बाद आके आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि हम इस सेगमेंट में आपके सामने रखेंगे कि खुद ये PDM और इस PDM हुकूमत में शामिल जमातें और जो इनके पार्लिमानी लीडर्स हैं वो खुद पार्लियामेंट को कितना सीरियस लेते हैं। ये MB सोमरो साहब की स्टोरी है। इसमें जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। 79 इजलास हुए हैं, उनमें से शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 10 इजलासों में शरीक हुए हैं और 69 इजलासों में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर हाजिर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। इसके बाद राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर, एक अहम ओहदा है, ये अलग बात है, इस पर भी एक अलग से स्टोरी करेंगे कि इन्होंने आज तक तकरीरें क्या क्या की हैं और अवामी इशूज़ कितने उठाए हैं, उस पर तो बाद में जाएंगे। लेकिन इन्होंने 79 इजलासों में से सिर्फ 35 इजलासों में शिरकत की है और 44 इजलासों में ये गैर हाजिर रहे हैं। अब आ जाएँ जनाब पीपल्स पार्टी पर। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े कह रहे थे कि पार्लियामेंट ही सारे मसाइल का हल है, उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब वो सबसे ज़्यादा गैर हाजिर रहने वाले रहनुमाओं में से हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल रहनुमा हैं। जरदारी साहब जो है वो 79 इजलासों में से सिर्फ 4 इजलासों में शरीक हुए हैं और 75 इजलासों में गैर हाजिर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद मोहतरम। आज हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आजकल ज़्यादा तो मुल्क से बाहर ही होते हैं, पाकिस्तान को कभी कभी दौरे पर आते हैं। वो 79 इजलासों में से सिर्फ 6 इजलासों में शरीक हुए हैं और 73 इजलासों में वो गैर हाजिर रहे हैं। अंदाज़ा लगा ले बिलावल भुट्टो जरदारी जो इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस बुला रहे हैं, वो खुद हुकूमत में आने के बाद सिर्फ 6 बार पार्लियामेंट में गए हैं, कौमी असम्बली में गए हैं। ANP के जो पार्लिमानी लीडर हैं अमीर हैदर होती, उन्होंने सिर्फ 9 इजलासों में शिरकत की है। BNP मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने सिर्फ 11 इजलासों में शिरकत की है। टोटल 79 इजलास थे, 79। अच्छा, उसके बाद MQM के जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं वो सिर्फ 21 इजलासों में गए। MMA के जो पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना असद महमूद जो कि मौलाना फजल रहमान के साहबजादे भी हैं, वो 27 इजलासों में गए हैं। जो काफ लीग चौधरी शुजात ग्रुप है उनके जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो सिर्फ 31 इजलासों में गए हैं। जमहूरी वतन पार्टी के सरदार जो सरबराह हैं शाहज़ैन बुगटी वो गए हैं जनाब टोटल 35 इजलासों में। GDA के गौस बख्श मेहर जो हैं वो 42 इजलासों में गए हैं और खालिद मगसी साहब जो हैं वो 49 इजलासों में शरीक हुए हैं। और PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं डॉक्टर अफजल ढांडला वो 50 इजलासों में शरीक हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नून लीग की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो शरीक हुए हैं 57 इजलासों में। तो ये नूरुल आरिफीन साहब फैक्ट सामने आपके सामने रखे हैं और देखने वालों के सामने कि बिलावल साहब जो हैं वो इमरान खान को तो पार्लियामेंट में बुला रहे हैं, लेकिन खुद ये PDM में शामिल जमातें जो है वो कितना सीरियस लेती हैं, इसमें तो हमने जी। लेकिन साथ हम इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर दीजिए। लेकिन साथ ही जो हमारी वायरल स्टोरी है, 2 इशूज़ हैं, एक टेक्नोक्रेट हुकूमत हो रही है और दूसरा जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। इन ये 2-3 चीज़ें इन पर ज़रा आप रोशनी डाल दें। देखिए, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा तो खैर बहुत दिनों से छोड़ा जा रहा है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि इस किस्म की बातें ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का कल भी हमने डिस्कस किया था कि बल्दियाती इंतखाबात करवाना मौजूदा जो मुसल्लत करदा लोग हैं
उनकी तरजीह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम को रिलीफ की फराहमी का ज़रिया है, ये जीना है बल्दियाती इंतखाबात। अवाम को रिलीफ की पहली जो सीढ़ी होती है वो ज़ाहिर है कि ये बल्दियाती सेटअप होता है। लेकिन मैंने जैसा आपसे पहले अर्ज़ किया था कि अवाम यहाँ सबसे आखिर में आते हैं। आप देख लीजिए कि सिंध में पै दर पै हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, बिलावल वालों की जानिब से, मुराद अली शाह वालों की जानिब से बार बार दरख्वास्तें की जा रही हैं। पहले सैलाब को बहाना बनाया गया, उसके बाद अब अमन आमा की सूरत हाल को बहाना बना करके, और फिर MQM की तरफ से आप देख लीजिए वो जो महाजिर कौम के मसीहा बनते हैं, वो लफंटर्स, उनकी जानिब से मुसलसल जो है वो इस किस्म की डिले टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं, इसलिए कि इनको नविश्ते दीवार नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद का हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उस पर तबसरा करके गुनाहगार शर्मिंदा नहीं होना चाहता। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि बल्दियाती इंतखाब कराना, आवाम को रिलीफ की फराहमी की कोई ज़रा सी उम्मीद भी बाकी रहने देना, ये इन लोगों के एजेंडा में सिरे से है ही नहीं। इस पर क्या बात करे आदमी। और ये बताएं कि जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, तो आपका क्या एनालिसिस है कि क्या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ही मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकती है? क्योंकि अब ये PDM कहती है कि इलेक्शन में तो जाना नहीं है, तो कोई टेक्नोक्रेट्स ही आ जाएं, 2 साल तक वो रहें, ताकि इनके जो करतूत हैं, जो कारनामे हैं, लोग वो भूल जाएं, और फिर 2 साल बाद इलेक्शन होंगे तो फिर लोग क्योंकि भूल चुके होंगे इनके मुताबिक, तो इनको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। तो क्या इसका इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि आइन में तो गुंजाइश नहीं है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। हाँ, आइन में डिक्टेटरशिप की कहाँ गुंजाइश है, लेकिन निकल आती है गुंजाइश इसको छोड़ दें आप। आइन में 70-80 वज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी, फलाना ढिमकाना की गुंजाइश वो भी निकाली जाती है ना। तो आइन में गुंजाइश जब निकालनी होगी तो निकाल ली जाएगी, इसके लिए टेंशन नॉट। बात यह है, आपने सवाल का जो पहला हिस्सा किया पूछा, वो मेरे ख्याल ज़्यादा है मैं, आपने पूछा कि मुल्क को इस गर्दाब से निकालने का तरीक़ेकार। मैं दावे से कह सकता हूँ अकेले इमरान खान या अकेली ये PDM सरकार, अगर आज अभी इस वक्त से जब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इनके एजेंडा में नंबर 1 प्रायोरिटी ये मुल्क और इस मुल्क की आवाम आ जाए, तो इस मुल्क का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैंने सीगा इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे पता है ये अगर मगर की गुंजाइश यहाँ इस मुल्क में मौजूद नहीं है। इमरान खान इन पर रख करके और तबर्रा फरमा रहे हैं, ये इमरान खान पर तबर्रा फरमा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान अपोजिशन में वो कर रहे हैं तो चलो समझ में आता है, उनके इक़्तिदार का हुमा जो है वो गुल हो गया, वो क्या करें अगर ये भी ना करें। आपके हाथ में आनाने इक़्तिदार है, आप तो मुल्क की सिमत मुतय्यन करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और पार्लियामेंट में हाजिरी का भी आप स्टैटिस्टिक्स मुझे बता रहे थे, मैं सुन करके महजूज हो रहा था। बड़ा रिसर्च वर्क अर्करेजी से किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे भाई, ये पार्लियामेंट भी तो रबर स्टैंप है ना, और हमेशा रही है। मैं इस पार्लियामेंट को अवाम की उसका इस्तारा नहीं समझता, अवामी ताकत का। मैं इस पार्लियामेंट को तमाम तर ताकत का सरचश्मा, मंबा, मरकज़ व महवर नहीं तस्वुर करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या इस पार्लियामेंट में ऐसे लोग नहीं गए कि जिन्होंने बाकायदा मिस्टर 10% का टाइटल पाया? क्या इस पार्लियामेंट में ऐसे लोग नहीं गए कि जिनकी औलादें धक्के खाती फिर रही हैं, कोई इस अदालत कोई उस अदालत, और वहाँ जाकर के उनके अपने बाप का नाम उनको नहीं नसीब हो रहा? बहुत सारे लोग, मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ। एक साहब थे, आपको नाम याद होगा, जमशेद दस्ती। पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलों के हवाले से उन्होंने एक बार भांडा फोड़ा था। आप इस्लामाबाद में ही रहते हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा। क्या पार्लियामेंट लॉजेस में इस किस्म की हरकत और सकनात नहीं यानी मिला करती? मेरे भाई, ये एक गटर का ढक्कन है जिस पे हमने ना बाहर से स्टिकर लगा करके। जी बिल्कुल, नूर अलफी साहब, आप जो बात कर रहे हैं की बेतौकीरी और हमारे अरकानी असम्बली की संजीदगी, तो क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल भी यकीनन यही मौज़ूआत होंगे, क्योंकि ये मसाइल तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये मसाइल चलेंगे और हमें इन पे बात करनी पड़ेगी। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।